वेलकम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th। जैसे कि आप लोग जानते हो, हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंप्लीट किया था। आज हम एक फिजिकल केमिस्ट्री का एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स। आपके एनसीईआरटी पे चैप्टर नंबर 4 है केमिकल काइनेटिक्स। एक बढ़िया यूनिट है फिजिकल केमिस्ट्री का, इम्पॉर्टेंट भी है और मेरा सबसे फेवरेट भी है इनमें से जितने भी यूनिट्स है क्लास 12th के फिजिकल केमिस्ट्री में। केमिकल काइनेटिक्स इंटरेस्टिंग यूनिट है ये। देखो, ये जो केमिकल काइनेटिक्स है, बोर्ड में अगर वेटेज देखेंगे तो 5 नंबर इससे आते ही है, 5 नंबर बोर्ड के एग्जाम में। और अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लेंगे, 2 क्वेश्चंस इससे आ ही जाते हैं किसी भी एग्जाम में, फिक्स है 2 क्वेश्चंस। लास्ट ईयर अगर 2020 की बात कर लेंगे, नीट 2020 की बात, तब भी 2 क्वेश्चन आए थे। कंटिन्यूअसली इससे 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं नीट के एग्जाम में, और जेई मेंस में भी और जेई एडवांस में भी 2-3 क्वेश्चन इससे आते ही है। स्टार्ट कर लेंगे केमिकल काइनेटिक्स। देखो, ये जो यूनिट है ये प्योर मैथमेटिकल यूनिट है। आपको लगेगा जब हम अंदर जाएंगे चैप्टर के अंदर, डिफरेंट कंसेप्ट्स जब डिस्कस कर लेंगे, आपको ज़्यादा लगेगा ये जो यूनिट है, ये यूनिट ज़्यादा लगेगा आपको फिजिक्स, हम प्योर फिजिक्स पढ़ रहे हैं। इसमें बहुत सारे डेरिवेशंस आएंगे, ग्राफ्स बहुत सारे आएंगे, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्यूटी ये है, इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है। हम एक मैथमेटिकल छोटी सी इक्वेशन बनाते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हमें मालूम होती है ये पूरा कंसेप्ट था क्या। यहाँ एक छोटा ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ से हमें, ग्राफ इंटरप्रिटेशन से हमें सब कुछ डाटा मिल जाता है। देखिए, इस केमिकल काइनेटिक्स को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन देंगे। चैप्टर आया क्यों, इंट्रोडक्शन देखिए। देखो, केमिस्ट्री में हम रिएक्शंस के साथ डील करते हैं ना, करते हैं। केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस के साथ डील करते हैं। जब भी हम बात करेंगे रिएक्शंस की, जब भी हम रिएक्शंस की बात करते हैं ना केमिस्ट्री में, तो यही है, हमें 3 चीजें मालूम होते हैं, मालूम होने चाहिए। एक, मतलब जब भी हम रिएक्शंस के साथ डील करते हैं, रिएक्शन के रिलेटेड हमें सबसे पहले माइंड में 3 क्वेश्चंस अराइज होते हैं। यहाँ 3 एस्पेक्ट्स हमें मालूम होने चाहिए रिगार्डिंग रिएक्शंस। नंबर 1, जिस रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, जिस भी रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, क्या वो रिएक्शन होगी, क्या वो रिएक्शन होगी या ना, मतलब फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। एक क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। जिस रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, क्या वो रिएक्शन होगी या ना, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। नंबर 2, अगर वो रिएक्शन हो रही है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जिस रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं उसकी फिजिबिलिटी, क्या वो रिएक्शन हो रही होगी अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशंस या ना, उसको हम कहेंगे फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। नंबर 2, चलो मान लिया मैंने जिस रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं वो रिएक्शन हो रही है। अब सेकंड क्वेश्चन अराइज ये होगा हमारे माइंड में, टू व्हाट एक्सटेंट द गिवन रिएक्शन टेक्स प्लेस। किस हद तक वो रिएक्शन जा सकती है, मतलब किस हद तक आपके रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होंगे किनमें, प्रोडक्ट्स में, मतलब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। सेकंड एस्पेक्ट ये है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। नंबर 2 एस्पेक्ट रिलेटेड टू रिएक्शन ये है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। पहले हमने कंसिडर किया क्या रिएक्शन होगी, अब मैं यही से बोल रहा हूं, मैंने कंसिडर किया चलो रिएक्शन हो रही है अपने आप। अब दूसरा एस्पेक्ट, वो रिएक्शन जो आपने कंसिडर की ये हो रही है गिवन सेट ऑफ कंडीशंस, अभी किस हद तक जा सकती है, किस हद तक आपके रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होंगे किनमें, प्रोडक्ट्स में। और नंबर 3 एस्पेक्ट देख लीजिए, इसका जन्म कहां से हुआ केमिकल काइनेटिक्स का। 3rd एस्पेक्ट, चलो मान लिया रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन का एक्सटेंट भी हमने जान लिया है। और तीसरा एस्पेक्ट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब ये रिएक्शन किस स्पीड से जाएगी, रिएक्शन किस स्पीड से जाएगी, कितना टाइम लगेगा रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट होना किनमें, प्रोडक्ट्स में। एट व्हाट स्पीड द रिएक्शन टेक्स प्लेस, मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड या रेट ऑफ रिएक्शन, बेटा समझ लेना, रेट ऑफ रिएक्शन। ये 3 एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के रिलेटेड। सबसे पहला
जिस रिएक्शन की हम बात कर रहे क्या वो रिएक्शन होगी या ना। दूसरा एस्पेक्ट, जिस रिएक्शन की हम बात कर रहे हमने मान लिया वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो वो किस हद तक जाएगी। तीसरा एस्पेक्ट रिलेटेड टू रिएक्शन ये होता है अब ये जो रिएक्शन जो हो रही है जिसमें रिएक्टेंट्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स वो किस स्पीड से कंज्यूम हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स किस स्पीड से कंज्यूम हो रहे हैं और उसी रिएक्शन में प्रोडक्ट्स किस स्पीड से अपीयर होते हैं, रिएक्टेंट्स किस प्रोडक्ट्स किस स्पीड से बन रहे हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन। देख लीजिए अगर आप पहला वाला क्वेश्चन देखोगे, पहला एस्पेक्ट जो था रिलेटेड टू रिएक्शंस, अगर आप ये देखोगे इसका हमने डिस्कशन किया क्लास 11th के थर्मोडायनेमिक्स में, याद आ रहा है कुछ? थर्मोडायनेमिक्स था ना रिलेटेड टू स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, तो इसका आपका आंसर मिल रहा है कहां से? थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स जहां पे हमने डिस्कस किया है डेल्टा जी। डेल्टा जी क्या था? स्पॉन्टेनिटी को प्रेडिक्ट करता था, जिसमें हमने देखा था अगर किसी भी रिएक्शन को अगर होना है डेल्टा जी क्या होना चाहिए? डेल्टा जी लेस देन 0 होना। जिस रिएक्शन में डेल्टा जी चेंज इन फ्री एनर्जी नेगेटिव आएगी वही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, वही रिएक्शन फिजिबल होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने ढूंढा है लास्ट ईयर क्लास 11th के थर्मोडायनेमिक्स में। अब दूसरा एस्पेक्ट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अगर आप दूसरा एस्पेक्ट देखोगे यहाँ जो कि सेकंड क्वेश्चन अराइज हुआ था रिलेटेड टू रिएक्शन, इसका ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ये भी हमने डिस्कस किया है क्लास 11th के ही एक फेमस यूनिट में, इक्विलिब्रियम में, केमिकल इक्विलिब्रियम में ये हमने डिस्कस किया है, जहां पे हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू जितना ज्यादा होगा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन उतनी ज्यादा। याद आ रहा है कुछ? जहां पे हमने डिस्कस किया था एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक एप्लीकेशन ये थी, वो दे रहा था हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स उनका अमाउंट कितना बनेगा, ज्यादा बनेगा या कम बनेगा, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एप्लीकेशन थी। तो ये जो कंसेप्ट है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ये भी हमने डिस्कस किया है लास्ट ईयर के केमिकल इक्विलिब्रियम में, के इक्विलिब्रियम से, ऐसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हमने डिस्कस किया है। अब थर्ड जो एस्पेक्ट है देख लीजिए बेटा, स्पीड ऑफ रिएक्शन। थर्मोडायनेमिक्स वाज अनेबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स से हमने कुछ भी नहीं बोला था, थर्मोडायनेमिक्स ने सीधे बोला है रिएक्शन होगी या ना, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस। उसने ये नहीं बोला है ये रिएक्शन आप कब तक कंप्लीट कब होगी, कब तक ये रिएक्शन कंप्लीट, कब तक इसमें रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट्स में, उसने कुछ भी नहीं बोला था। इक्विलिब्रियम एक बड़ा यूनिट केमिस्ट्री का, इसमें भी हमने कहीं पर रेट के बारे में नहीं डिस्कस किया, कहीं पर किया डिस्कस? इसमें इक्विलिब्रियम यूनिट में हमने रेट के बारे में, स्पीड के बारे में कोई बात की ही नहीं। तो ये जो दो यूनिट्स थे थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, ये जो यूनिट्स थे इन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था। इस क्वेश्चन का आंसर कि स्पीड से रिएक्शन होगी, कितनी देर में, कितने टाइम में रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कन्वर्ट होंगे किसमें? प्रोडक्ट्स में। मतलब कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन किस टाइम में ये कंप्लीट होगी, कितने टाइम में, कितने आवर्स लगेंगे, कितने सेकंड्स, कितने मिनट्स, कितने डेज में कंप्लीट होगी, उसके बारे में इन दो यूनिट्स ने कोई बात नहीं की थी। तो ये जो थर्ड एस्पेक्ट है इसी के लिए आया है ये यूनिट। कौन सा यूनिट? केमिकल काइनेटिक्स आया इसी थर्ड एस्पेक्ट के रिलेटेड, इसने इस क्वेश्चन को आंसर दिया है। थर्ड एस्पेक्ट जो है केमिकल काइनेटिक्स, इसने इस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया। तो आई होप आपको समझ आया होगा इसका जन्म कहां से हुआ और क्यों हुआ। समझ आ रहा ना? इसका जन्म हुआ था स्पीड ऑफ रिएक्शन से, रेट ऑफ रिएक्शन से, इसने इस चीज को डिस्कस किया। तो हम कहेंगे केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में जो तीन यूनिट्स है थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम एंड केमिकल का, ये बढ़िया यूनिट है फिजिकल केमिस्ट्री के। मतलब ये पूरी इंफॉर्मेशन हमें देते हैं किसकी? रिएक्शन की पूरी इंफॉर्मेशन दी, क्योंकि रिएक्शन का अल्टीमेट हमारा मकसद क्या होता है? प्रोडक्ट बनाना। प्रोडक्ट बनाना वो अल्टीमेट मकसद होता है रिएक्शन का। तो ये तीन यूनिट्स पूरी जानकारी देते हैं। तो मतलब हम कहेंगे दूसरे अल्फाज में, ये जो तीन यूनिट्स है, तीनों यूनिट्स की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ज्यादा है।
पहले मालूम होना चाहिए हमें ये बनाना है, तो पहले मालूम होना चाहिए इन दो से बन रहा है। अगर हमने मिक्स किया पहले मालूम होना चाहिए क्या ये रिएक्ट कर सकते हैं, ये बना सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। दूसरा कंसेप्ट, अब ये कितना बनेगा, इसका एक्सटेंट, ये रिएक्टेंट्स किस हद तक यहाँ जा सकते हैं प्रोडक्ट में, इक्विलिब्रियम। और तीसरा कंसेप्ट, कितनी देर में ये पूरा खत्म होंगे, ये पूरा बनेंगे, वो एक्सटेंट ऑफ, ये स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है कहाँ से, तो इतना आपको समझ आया होगा। चलो केमिकल काइनेटिक्स की अगर डेफिनेशन देखेंगे, केमिकल काइनेटिक्स की जनरल भाषा में अगर बात कर लेंगे, ये 3 चीजें अपने साथ लेके आई है। देखिए इस यूनिट में मतलब केमिकल काइनेटिक्स किस किस के साथ डील करती है। नंबर 1, एक तो रेट ऑफ रिएक्शन के साथ, रेट ऑफ रिएक्शन के साथ ये डील करती है। नंबर 2, रेट मतलब स्पीड, एट व्हाट स्पीड रिएक्टेंट्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, एट व्हाट स्पीड द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, उसके बारे में भी बात करेगी। इस यूनिट में हमें इसी के बारे में डिस्कस करना है। नंबर 2, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। नंबर 2 पार्ट जिसका हमें डिस्कशन करना है इस एंटायर यूनिट में, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन बार बार मैं आगे यूज कर लूंगा, यहीं पे देख लो ROR में लिखूंगा आगे, रेट ऑफ रिएक्शन। एंड नंबर 3 एस्पेक्ट, नंबर 3 टॉपिक जो हमें इसमें डिस्कस करना है, मतलब किन चीजों के साथ ये डील करती है। नंबर 3 देखो, मैकेनिज्म थ्रू विच द रिएक्शन प्रोसीड्स। मैकेनिज्म बढ़िया टॉपिक है ये। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, इन 3 पॉइंट्स पे हमें डिस्कस करना है। यही है केमिकल काइनेटिक्स। किन के साथ डील करती है ये बताइए? रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कौन से फैक्टर्स है जिनसे हम रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं या रिएक्शन की स्पीड को हम घटा सकते हैं, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, वो फैक्टर्स भी हमें डिस्कस करने हैं। और 3rd पार्ट रहेगा जो कि हम एंड पे डिस्कस कर लेंगे, केमिकल काइनेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म बोले तो किस पाथ से रिएक्टेंट्स ने कौन सी पाथ चूज की, जिस पाथ से वो कन्वर्ट हो रहे किनमें, प्रोडक्ट्स में, कौन सी पाथ उनको फॉलो करनी है ताकि वो कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट्स में, वो उसको हम कहेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, या पाथ थ्रू विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, वो मैकेनिज्म 3रा पार्ट रहेगा इसका। तो स्टार्ट कर लेंगे इससे पहले इसके साथ रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आपको डिफाइन करना है अब केमिकल काइनेटिक्स को, मैं बोल रहा हूं आप अपने आप कॉपी कर लेना। केमिकल काइनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, आप सुन लो बाद में आप खुद भी लिख सकते हो। केमिकल काइनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड्स। यही है डेफिनेशन किसकी, और एक बार बोलना है और एक बार सुन लो। Chemical kinetics is that branch of physical chemistry which deals with the study of rate of reaction, factors affecting the rate of reaction and the mechanism by which the reaction proceeds। ये है complete definition chemical kinetics की। देखिए बेटा, हम स्टार्ट कर लेंगे रेट ऑफ रिएक्शन से, इस अच्छे से यूनिट को। क्या यूनिट है, ज़्यादा अभी बोल रहा हूँ, ज़्यादा आपको लगेगा ये फिजिक्स का यूनिट है, क्योंकि बहुत सारे कैलकुलस आएंगे, डिफरेंशियल आएगा, आगे इंटीग्रेशन आएगी, बहुत सारे ग्राफ्स आएंगे। एक अच्छा यूनिट है ये, बट है इजी। साथ में ये भी बोल रहा हूँ बच्चों, डिफरेंशियल इंटीग्रल से डरना मत, सिंपलीफाई करके देंगे सारी चीज़ें आप लोगों के लिए, सब कुछ सिंपलीफाई कर लेंगे। एक अच्छा यूनिट है। एंड पे आप बोलोगे सर सबसे इजी यूनिट यही था। स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चे इससे डरते हैं, इतना मैथ्स, प्योर मैथमेटिकल यूनिट है, इतनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, इतनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, तो बट
डरने की कोई बात है ही नहीं। ये सबसे सिंपल यूनिट है फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसकी ठीक ठाक वेटेज है हर एक एग्जाम में। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, रेट को डिस्कस करने से पहले मैं और एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखो रेट के अकॉर्डिंग, स्पीड के अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शंस जो होती है वो 3 टाइप्स के होते हैं। बेटा समझ लेना बात, रेट के अकॉर्डिंग जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना वो 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। On the basis of rate, reactions are divided into 3 types. Number 1, very fast reactions. Very fast reactions. देखो इनका और एक नाम भी है, very fast का मतलब instantaneous reactions. इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस। आपने नाम से ही समझ लिया होगा इनका क्या मतलब है, क्योंकि नाम में ही काम छुपा है। वेरी फास्ट का मतलब वो रिएक्शंस जो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कंप्लीट होती है। मिक्स किया रिएक्टेंट्स को, विद इन नो टाइम रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो गए किसमें, जैसे आयनिक रिएक्शंस, जितने भी आयनिक रिएक्शंस होते हैं वो सभी क्या होते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शंस। मतलब इनकी स्पीड वेरी वेरी हाई होती है, इनकी रेट, बेटा समझ लेना, रेट इनकी वेरी हाई होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात कर लेंगे आयनिक रिएक्शंस, या आयनिक रिएक्शंस जितने भी होते हैं वो सभी क्या होते हैं, वेरी फास्ट। आप में से कोई बता सकता है आयनिक रिएक्शंस क्यों वेरी फास्ट होते हैं? देखो रिएक्शन का मतलब, बेटा समझ लेना, रिएक्शन का मतलब बॉन्ड ब्रेकेज एंड बॉन्ड फॉर्मिंग। ओल्ड बॉन्ड्स का ब्रेक होना, नए बॉन्ड्स का बनना, वही हम टेक्निकली बोलते हैं रिएक्शन। अब देखो आयनिक रिएक्शन में बॉन्ड होते ही नहीं है। क्या आयन्स में बॉन्ड होते हैं? कोई चार्ज स्पीशीज है, समझ लीजिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल Na+Cl-, चार्जर स्पीशीज है, जो ही Na+ के आसपास क्या आएगा, Cl-, मतलब यहां पे कोई बॉन्ड ब्रेक करना ही नहीं है। रिएक्शन में पहले क्या करना होता है, बॉन्ड को ब्रेक करना होता है, उसके बाद नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। यहां पे जो ही Na+ के आसपास Cl-, तो विद इन नो टाइम तुरंत ये अट्रैक्शन करते हैं, तो बन गई रिएक्शन। तो आयनिक कंपाउंड्स में बॉन्ड ब्रेकेज होती ही नहीं है, इसीलिए आयनिक रिएक्शंस किस कैटेगरी में आते हैं। या और एक एग्जांपल अगर लेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस जो होते हैं वो वेरी फास्ट रिएक्शंस होती है बेटा, वेरी फास्ट। जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। इस बेटा समझ लेना बोर्ड की ओर, AgNO3 मेरे पास एक बीकर में पड़ा है AgNO3, उसमें NaCl डाल दो, डालते ही बनेगा सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट। NaCl इसमें डाल दो, आपको लग रहा है हम डाल रहे, अंदर प्रेसिपिटेट बन रहा है। AgCl + NaCl, AgNO3 + NaCl, तो AgCl बनेगा, इसके प्रेसिपिटेट बनेंगे, प्रेसिपिटेट ऐसे दिखाती है डाउनवर्ड, प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर वेरी फास्ट रिएक्शंस। किसी भी बीकर में सिल्वर नाइट्रेट लाओ, उसमें थोड़ा बहुत NaCl डाल दो, विद इन नो टाइम इसके प्रेसिपिटेट बनेंगे बेटा, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होती है। या एसिड बेस रिएक्शंस, एसिड बेस रिएक्शंस भी वेरी फास्ट रिएक्शंस होती है। एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कर लो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में साल्ट फॉर्मेशन होगी, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बेटा एसिड बेस रिएक्शंस। जैसे HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2O, ये एसिड बेस रिएक्शन है, ये भी वेरी फास्ट रिएक्शन है। देखिए बेटा कोशिश कर लेना समझने की, क्योंकि हमें रेट पे आना है।
ये मैं रेट के अकॉर्डिंग रिएक्शंस को मैंने 3 पार्ट्स में, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है वेरी फास्ट रिएक्शंस उसका। देखो अगर हम इसकी बात कर लेंगे एसिड बेस रिएक्शन, जैसे हम आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत क्लास 10th में वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा क्योंकि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, टाइट्रेशन करते हैं, उसमें हराते हैं HCl, नीचे NaOH, थोड़ा बहुत इंडिकेटर डाल दिया। इंडिकेटर जूं ही मैंने डाल दिया, जूं ही यहां से ड्रॉप आएगा एसिड का, ऑन द स्पॉट कलर चेंज होता है। ड्रॉप आया, कलर चेंज ऑन द स्पॉट चेंज होता है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कलर चेंज हुआ, उससे हमें मालूम हुआ रिएक्शन फास्ट हो रही है, ऑन द स्पॉट कलर चेंज होता है। अगर हम देखेंगे ये जो वेरी फास्ट रिएक्शंस है, ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ये 10 to the power -12 से लेकर 10 to the power -16 सेकंड में ये रिएक्शंस कंप्लीट होती है। अंदाजा लगा सकते हैं उनकी रेट क्या होगी। 10 to the power -12 से लेकर 10 to the power -16 सेकंड में ये रिएक्शंस कंप्लीट होती है। एक सेकंड देखो बेटा, एक सेकंड को 1/1 और 12 जीरो से डिवाइड कर लो, उतने ही टाइम में ये कंप्लीट होगी। ऐसे मतलब ऐसे 1 सेकंड को डिवाइड कर लो कितने पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 1 सेकंड के इतने पार्ट्स कर लो, इतने ही टाइम में रिएक्शंस कंप्लीट होती है। चलो आपसे मेरा क्वेश्चन है, आपने ये समझ लिया है ये रिएक्शंस विद इन नो टाइम ये कंप्लीट होती है, इनकी रेट क्या है? तो आप मुझे बताइए इनकी रेट, मतलब डाल दिया रिएक्टेंट्स को मिक्स किया, आपको लग रहा है मैं अभी मिक्स ही कर रहा हूं, वो कन्वर्ट हो रहे किन में, प्रोडक्ट्स में। तो प्रैक्टिकली बेटा समझ लेना, प्रैक्टिकली इन रिएक्शंस की रेट को डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल के बराबर है। आया समझ? प्रैक्टिकली का मतलब लैब में मैं कर रहा हूं काम, वो प्रैक्टिकल वर्क है। प्रैक्टिकली इन रिएक्शंस की रेट डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल के बराबर। खुद अंदाजा लगा बेटा, इतने ही टाइम ये कंप्लीट हो रहे हैं। तो अगर 1 सेकंड होता, 1 सेकंड एक फाइनाइट टाइम है, एक बड़ा टाइम इंटरवल है, 1 सेकंड में देख लेता क्या क्या हो रहा है, बट 1 सेकंड के भी इतने पार्ट्स हुए, तो 1 सेकंड भी मेरे लिए एक छोटा टाइम है, छोटा टाइम इंटरवल, तो 1 सेकंड के भी इतने पार्ट्स कर लो, तो क्या मैं इन रिएक्शंस की रेट को डिटरमाइन कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं ना। तो लिख लीजिए, इन रिएक्शंस की रेट को प्रैक्टिकली डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल के बराबर। अब आप बोलोगे सर फिर इन रिएक्शंस की रेट हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे मेजर कर लेंगे? ये आपके लेवल का कंसेप्ट नहीं है, हायर लेवल के है। मास्टर्स अगर आप में से कोई करना चाहता है केमिस्ट्री में, इनके लिए अलग मेथड्स आए हैं, जिन मेथड से हम इन रिएक्शंस की रेट को डिटरमाइन करें। जैसे एक मेथड आया है फ्लैश फोटोलिसिस है, वो मास्टर्स लेवल के है, वो जब आप वहां पहुंचोगे कर सकते हो। तो हमारे लिए राइट नाउ क्लास 12th के लिए ये रिएक्शंस, इन रिएक्शंस की रेट को हम मेजर नहीं कर सकते। बताइए आप बेटा, यहीं पे बता दो। आगे मूव ऑन करने से पहले, केमिकल काइनेटिक्स किसके साथ डील करती है? रेट ऑफ रिएक्शन, कितने टाइम में रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो ये रिएक्शंस क्या है? तो इनके रेट हम प्रैक्टिकली मेजर नहीं कर सकते है ना। ये इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस है, इंस्टेंट मतलब जस्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम में कंप्लीट होती है। तो ये रिएक्शंस जो है केमिकल काइनेटिक्स में हम इन रिएक्शंस के साथ डील नहीं करेंगे। आया समझ? केमिकल काइनेटिक्स में इन रिएक्शंस के साथ हम डील नहीं करेंगे इस प्रेजेंट यूनिट में। तो गया पहला। अब दूसरा टाइप क्या था बेटा, बताइए? दूसरा क्या था? वेरी स्लो रिएक्शंस। वेरी स्लो रिएक्शंस। देखिए बेटा, वेरी स्लो मतलब नाम में ही काम छुपा है। वेरी स्लो का क्या मतलब होगा? वो रिएक्शन जिनको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है कंप्लीट होने में। मतलब ये जो रिएक्शंस है, दीज रिएक्शंस मे टेक डेज, मंथ्स,
एंड इवन ईयर्स फॉर कंप्लीशन। इनको बहुत सारे डेज भी लगते हैं, ईयर्स भी लगते हैं या मंथ्स भी लगते हैं इनको कंप्लीट होने में। हाँ बताइए, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, तो उसको तो ईयर्स लगते हैं कंप्लीट होने में। आया समझ? रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत सारे डेज इसको लगते हैं कंप्लीट होने में। अब आप मुझे बताएं, मैं प्रैक्टिकल वर्क में लैब में काम कर रहा हूं, तो वो रिएक्शन मेरे पास आ गई जिसको कंप्लीट होने में 4-5 दिन या 4-5 महीने लगेंगे, तो रेट क्या है? रेट वेरी वेरी स्लो है, डेज लगते हैं, मंथ्स लगते हैं, ईयर्स लगते हैं कंप्लीट होने में। तो क्या मैं उतनी देर तक उतना वेट कर सकता हूं? लैब में देखूंगा, हाँ अब ये कन्वर्ट होने लगे, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होने लगे प्रोडक्ट्स में, तो उतनी पेशेंस तो मेरे में है ही नहीं। मैं 3 मंथ तक, 3 साल तक वेट कर लूँ रिएक्शन का, फिर इसकी रेट निकालूंगा, फिर तो ये जो रिएक्शन है इनकी रेट इतनी स्लो होती है। प्रैक्टिकली इनकी रेट को भी, प्रैक्टिकली मतलब लैब में भी हम इनकी रेट को मेजर नहीं कर सकते। कर सकते बट बहुत ज़्यादा टाइम, मुझे 2-3 साल तक वेट करना पड़ेगा जब तक ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, उसके बाद मैं रेट निकाल सकता हूं। तो ये जो क्लास है रिएक्शंस का, तो इनका भी कोई भी यूज नहीं है किस यूनिट में, क्योंकि ये वेरी स्लो रिएक्शंस है, इनकी रेट बहुत वेरी वेरी स्मॉल होती है। और थर्ड, अब आप बोलोगे सर ये भी गया, ये क्लास भी, हम इसका भी डिस्कशन नहीं करेंगे, ये क्लास भी गया, अब बचा क्या? थर्ड वाला केस है ना, कौन सा? मॉडरेट रिएक्शंस या मॉडरेट रेट रिएक्शंस, मतलब वो क्लास ऑफ रिएक्शंस जिनको ना उनकी स्पीड ज्यादा है ना उनकी स्पीड कम है, मतलब ये एक मॉडरेट स्पीड पे जा रहे हैं। मतलब मॉडरेट स्पीड की मैं अगर बात कर लूं, वो रिएक्शंस जो मेजरेबल रेट पे हो रही है, मेजरेबल रेट पे या मेजरेबल स्पीड पे जो रिएक्शंस हो रही है, वही ये कैटेगरी है। मेजरेबल नाम ही दिया, मेजरेबल का मतलब वो स्पीड या वो रेट जिसको मैं प्रैक्टिकली मेजर कर सकता हूं। आया समझ? तो केमिकल काइनेटिक्स जो है इस यूनिट में हमें खाली इस क्लास ऑफ रिएक्शन के साथ डील करना है, क्योंकि ये जो यूनिट है ये प्रैक्टिकल यूनिट है, ये थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल यूनिट है। प्रैक्टिकली देखोगे, प्रैक्टिकली हम करेंगे ये रिएक्शन, बट कैलकुलेट नहीं कर सकते रेट। ये भी प्रैक्टिकली रिएक्शन हो रही है बट कैलकुलेट नहीं कर सकते। कहाँ कर सकते हम? 4-5 साल तक वेट, बट ये 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 5 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड तक ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, तो उतना उस एक फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम में वेट कर सकता हूं और इसकी रेट में मेजर कर सकता हूं। तो केमिकल काइनेटिक्स जो है इस प्रेजेंट कंटेक्स्ट में, इस प्रेजेंट यूनिट में हम इस रिएक्शन के क्लास के साथ डील कर लेंगे, मॉडरेट स्पीड रिएक्शंस या मॉडरेट रिएक्शंस। जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, वो रिएक्शन आएगी इसमें, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, वहां पे क्या बनता है? अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, वो इस रिएक्शन में, वो इस क्लास में आएगी। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, वो इस क्लास में आएगी। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, वहां पे क्या बनता है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, या डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड या डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो इसके एग्जाम्पल्स है। तो मतलब यहाँ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया N2+H2 गिव्स NH3, वो भी इस टाइप में आएंगे। तो वही रिएक्शंस हम इस यूनिट में डिस्कस कर लेंगे। तो ये था रेट के अकॉर्डिंग रिएक्शंस के टाइप्स। अब देखिए आगे बेटा, चलिए देखिए अब हम स्टार्ट कर लेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। हमारा पहला टॉपिक है इस यूनिट का, यहां से ये यूनिट स्टार्ट होने जा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन, ROR।
रेट ऑफ रिएक्शन। ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा केमिकल काइनेटिक्स का। देखिए बेटा, चलो मैं अब जनरल भाषा में समझा रहा हूं आपको रेट का क्या मतलब है। फिजिक्स में सुना होगा आपने 1000 बार। रेट का जनरल लैंग्वेज में आप मुझे इसका मतलब समझाइए। रेट का क्या मतलब है? चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यही है ना। रेट का मतलब क्या है? चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जैसे मेरी पोजीशन चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वो मेरी स्पीड है। समझ आ रहा है? मेरी पोजीशन चेंज हो रही है विद, मैं अभी यहां पे हूं, थोड़ी देर के बाद मेरी पोजीशन वहां पे है, तो मेरी पोजीशन चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वो मेरी क्या है? रेट या स्पीड या वेलोसिटी। तो इसका जनरल भाषा में मतलब है चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टाइम। विद रेस्पेक्ट टाइम अगर कोई क्वांटिटी चेंज हो रही है वो क्या होगी? रेट। अब देखो केमिस्ट्री में, केमिकल काइनेटिक्स में हम किसके साथ डील करते हैं? रिएक्शंस के साथ। तो आप मुझे बताइए रिएक्शन में क्या चेंज होता है? रिएक्शन में क्या चेंज होता है? रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे किन में? रिएक्टेंट्स का क्या चेंज हो रहा है? कंसंट्रेशन, अमाउंट हो रहा है चेंज। समझ आ रहा है बेटा? समझ आ रहा है? केमिकल रेट का मतलब है चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टाइम इज कॉल्ड रेट। अब हम अगर यही रेट अप्लाई करेंगे रिएक्शन में, तो रिएक्शन में होता है, देखो रिएक्टेंट्स आर से मैंने रिप्रेजेंट किया, ये कन्वर्ट होते हैं किन में? प्रोडक्ट्स में। रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं। असल में अगर देखेंगे इसका अमाउंट कम हो रहा है टाइम के साथ साथ। पहले ये बहुत ज्यादा था, उसके बाद जब रिएक्शन स्टार्ट हुई इसका अमाउंट कम हो रहा है। इसका अमाउंट टाइम के साथ साथ, वो जो अमाउंट है वो यहां पे क्या है? कंसंट्रेशन। यहां पर भी क्या है? इसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही है, इसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही है। आई मीन तो चेंज हो क्या रहा है रिएक्शन में? असल में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर लेंगे फिर तो क्या बोल सकते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये बहुत सारे रिएक्टेंट्स हो सकते हैं क्योंकि इनकी भी चेंज हो रही है। यहां पर भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो किसी एक रिएक्टेंट की अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, वही उस रिएक्शन की क्या होगी? रेट ऑफ रिएक्शन। या किसी एक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अगर रिएक्शन में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन अगर वो चेंज हुई है, तो हम कहेंगे वो उस रिएक्शन की क्या है? तो हम कहेंगे ना जनरल भाषा में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। तो लिख लेना बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज the change in concentration per unit time of any one of the reactants or products. Change in concentration of any one of the reactants or products per unit time is called rate of reaction. देख लीजिए बेटा, समझ लेना। समझ आ रहा है? देखो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। रिएक्शन में जब आपने रिएक्शन स्टार्ट की, वो रिएक्शन हो रही है, उसमें रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में। अगर आपको रेट बतानी है इस रिएक्शन की, रेट क्या है, तो हम बोल सकते हैं किसी एक रिएक्टेंट को उठाओ, उसको देख लो इसका कितना, इसकी कंसंट्रेशन में कितनी चेंज आ रही है पर यूनिट टाइम, वही उस रिएक्शन की क्या होगी? रेट। या किसी एक प्रोडक्ट को उठाइए,
उसकी कंसंट्रेशन को देख लीजिए कि पर यूनिट टाइम में वो कितनी चेंज हो रही है, वो भी उस रिएक्शन की क्या होगी। तो मैं बोल सकता हूं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन को जब आपको कैलकुलेट करना होगा, आप किसी भी एक रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो या किसी भी एक प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो। समझ आ रहा है? देखिए, तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे, ROR, चेंज मैथमेटिकली इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों में चेंज आएगी। ऑब्वियस चीज है, जब रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन चेंज आएगी तो प्रोडक्ट में ऑब्वियसली आएगी ना, क्योंकि रिएक्टेंट से ही बनते हैं प्रोडक्ट्स। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट, टाइम टेकन फॉर चेंज, उस चेंज में वो चेंज कितने टाइम में हो रही है, टाइम टेकन फॉर चेंज। यही है मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है, अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, रेट को मैं मेजर कर सकता हूं या रेट को मैं डिफाइन कर सकता हूं एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट के थ्रू या एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में। अगर आपको रेट डिफाइन करनी है, रेट को मेजर करना है, तो किसी भी एक रिएक्टेंट को उठाइए या किसी भी एक प्रोडक्ट को उठाइए, उसके रेस्पेक्ट में आप उस एंटायर रिएक्शन की रेट मेजर कर सकते हो। तो आप बोलिए, बेटा समझ लेना, आप मुझे बताइए इसका अमाउंट बोले तो कंसंट्रेशन, क्या इसकी कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो रही है विद टाइम? हो रही है ना बेटा, मुझे ऐसे समझ आ रहा है? क्या इसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही है? तो क्या मैं अलग अलग से अगर डिफाइन कर लूं रेट विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड विद रेस्पेक्ट प्रोडक्ट, अभी मैंने जनरली डिफाइन किया चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, क्योंकि ये भी चेंज हो रही है, इसकी भी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, इसकी भी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। चेंज बोली तो या तो कम होना या तो ज्यादा होना, वही है चेंज का मतलब। अब देखो, ये मैंने जनरली डिफाइन किया रेट ऑफ रिएक्शन, अब मैं अलग अलग से डिफाइन कर रहा हूं रेट विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। देख लीजिए बेटा, इसकी कंसंट्रेशन को क्या हो रहा है, तो क्या मैं विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बोल सकता हूं डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन? 100% सही है। क्या बोलना सही है? विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट हम डिफाइन कर लेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम या पर यूनिट टाइम, वो भी रेट ऑफ रिएक्शन है। अब इसके थ्रू डिफाइन कर लो, इसकी कंसंट्रेशन को क्या हो रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, वो बढ़ रही है टाइम के साथ साथ। तो विद रेस्पेक्ट प्रोडक्ट मैं बोल सकता हूं इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज आल्सो कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बोलेंगे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट। विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट बोल देंगे इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम is also called rate of reaction। आप मैथमेटिकली लिख सकते हो विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट के टर्म्स में, रिएक्टेंट के टर्म्स में हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन ROR। यहां देखो, अगर और टेक्निकली बात कर लेंगे मुबशिर, अगर और टेक्निकली बात कर लेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इसके रेस्पेक्ट में टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन तो इसकी डिक्रीज हो रही है, बट ये खुद तो डिसअपियर हो रहा ना। कोशिश कर लो समझने की, हाँ कोशिश कर लो इसको समझने की। इसकी कंसंट्रेशन देख लो कौन है, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कंसंट्रेशन इसकी डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज का मतलब अगर हम दूसरे लैंग्वेज में बात कर लेंगे, खुद ये डिसअपियर हो रहा है, खुद ये क्या हो रहा है, डिसअपियर। तो हम बोलेंगे ना ऐसे रेट, अभी मैंने डिफाइन किया था विद रेस्पेक्ट कंसंट्रेशन एंड रिएक्टेंट, तब मैंने बोला था डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रेस्पेक्ट यहां पर इन टाइम। तो और अगर टेक्निकली बात कर लेंगे ऐसे बोल सकते हैं
विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि ये टाइम के साथ साथ इसका अमाउंट कम हो रहा है। एक स्टेज वो भी आएगा ना जब ये पूरा डिसअपियर होगा, एक स्टेज इस रिएक्शन में वो भी आएगा जब ये पूरा खत्म होगा और पूरा आपके सामने क्या होगा, प्रोडक्ट आएगा। तो हम बोलेंगे ना रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम इज आल्सो कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। काश है समझ लो। ओ मुदस्सिर पाजी आया समझ क्या वन में, क्योंकि ये टाइम के साथ साथ डिसअपियर हो रहा है, क्योंकि वो टाइम के साथ साथ अपीयर हो रहा है, उसकी फॉर्मेशन हो रही है, इसकी ये डिसअपियर हो रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। तो हम बोलेंगे ना रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम इज आल्सो कॉल्ड रेट, या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज आल्सो कॉल्ड रेट। ये टाइम के साथ साथ खत्म हो रहा है, ये टाइम के साथ साथ बन रहा है। तो वही मैंने बोला था रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन के टर्मिनोलॉजी में अगर बोलेंगे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम। प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम पर यूनिट टाइम, वो भी रेट ही है। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए बेटा अगर मैं ग्राफ यहां पे बना लूं, ग्राफ में भी हो सकता है ग्राफ से और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि मैंने बोला है स्टार्टिंग में दिस यूनिट इज ऑल अबाउट मैथमेटिकल डेरिवेशंस एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। ग्राफ में अगर बना लो रेट के लिए ग्राफ, देखो मैं रिएक्शन यहां पे बना रहा हूं, रिएक्टेंट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू, देखो इनिशियली इसका अमाउंट ज्यादा होगा, इनिशियली इसका अमाउंट होगा ही नहीं कुछ, इनिशियली बोले तो टाइम जीरो, जब रिएक्शन स्टार्ट हुई नहीं तो इनिशियली ये खाली प्रेजेंट होगा, तब ये जीरो होगा। टाइम के साथ साथ इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, टाइम के साथ साथ इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो देखो हम बोलेंगे ना, समझ लेना, क्या मैं ये बोलूंगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवरी केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। इसकी कंसंट्रेशन हमेशा डिक्रीज हो रही है, इसकी कंसंट्रेशन हमेशा इंक्रीज हो रही, उसी को मैंने बोला ना। अब वापस आओ रेट पे, इस पॉइंट को रेट के साथ रिलेट कर लो। रेट को मैंने बोला था चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टाइम, अब वो रिएक्टेंट की चेंज होगी यहां, तो आप इतना समझ लो चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टाइम। अब मैं इसके थ्रू एक ग्राफ बना लूंगा, इसके थ्रू एक ग्राफ, देखिए ये मैं रिएक्टेंट के लिए बना रहा हूं, रिएक्टेंट के लिए यहां पे मैं ले रहा हूं इस एक्सिस के अलांग कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की। ऐसे ये स्क्वायर ब्रैकेट आपको याद ही होगा, स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास, वो मास जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। यहां पे मैं ले रहा हूं इस एक्सिस के अलांग टाइम, क्योंकि आपको मालूम है टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन में चेंज आ रही है। हाँ बताइए बेटा, मुदस्सिर बताइए आप, इनिशियली इसका अमाउंट ये जीरो यहां पे है, यहां पे कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन एक्सिस के अलांग इसका जब टाइम जीरो होगा, टाइम जीरो है, इसका अमाउंट ऊपर होगा मैक्सिमम, तो मान लो यहां पे है। अब आप बताइए मुदस्सिर टाइम के साथ साथ वो कहां हो रही है, इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो ग्राफ ऐसे आएगा ना, तो ऐसे आएगा ग्राफ विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट,
इसकी अमाउंट डिक्रीज हो, इसका अमाउंट डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यह है रिएक्टेंट का ग्राफ। अब आप यही काम कर लो खुद प्रोडक्ट के लिए। बताइए, यहां पे लीजिए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट P ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में, इट रिप्रेजेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। दूसरे एक्सिस के अलोंग टाइम। हाँ मुदस्सिर बताइए आप फिर से। देखिए इनिशियली जब टाइम 0 था, मतलब आपके पास खाली रिएक्टेंट पड़ा है, अभी प्रोडक्ट बिल्कुल भी कुछ है ही नहीं, वो 0 है, तो इसका अमाउंट इनिशियली में 0 यहां पे स्टार्ट होगा ग्राफ, और टाइम के साथ साथ उसका अमाउंट बढ़ जाएगा, तो ग्राफ ऐसे आएगा। क्लियर? नहीं वैसे नहीं, ये डिपेंड करता है। देखो इनिशियली अगर वो लीनियरली हो रहा है, लीनियरली डिक्रीज नहीं हो रहा, ना ही लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि रेट डिपेंड करती है। देखो आपका क्वेश्चन सही है सर, ये करो ऐसे क्यों नहीं आई, या ये करो ऐसे क्यों नहीं हुआ। देखिए वो डिपेंड करता है ऑर्डर पे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें इसी यूनिट में डिस्कस करना है, वो तब देखेंगे। हाँ ऐसे कर्व्स भी, ऐसे कर्व्स भी, बट आप हाल फिलहाल के लिए इतना ही याद रख लो, इसका अमाउंट इनिशियली ज्यादा होगा तो वो डिक्रीज हो रहा है ऐसे, इसका अमाउंट इंक्रीज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो कर्व ऐसे आएगी, ये तो बढ़ रही है ना। अब कर्व स्ट्रेट आएगी, वो हम आगे देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, जहां पे हमें 0 ऑर्डर रिएक्शन डिस्कस करनी है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, nth ऑर्डर डिस्कस करना है, तब दिखाएंगे सारे कर्व्स, बट जनरल ग्राफ अभी याद रखो। देखो ये रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में, ये प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में ग्राफ। अगर मैं आप बना लूं रिएक्शन का ग्राफ, रिएक्शन का मतलब जिसमें रिएक्टेंट भी है प्रोडक्ट भी है, ये कंसंट्रेशन, ये टाइम, क्या ऐसी ग्राफ आएगा? आएगा ना ऐसी ग्राफ। ये क्या है? रिएक्टेंट। ये क्या होगा? आपका प्रोडक्ट, ये ग्राफ ऐसे। इसमें कितना टाइम हुआ मुबशिर? 50 मिनट्स, और 10 मिनट कंटिन्यू कर लेंगे। आया समझ यहां तक? मैं साफ कर लूं ये। रेट आपको अच्छे से समझ आई तो मतलब पूरे यूनिट में प्रॉब्लम नहीं होगी। रेट ऑफ रिएक्शन में 2-3 लेक्चर्स लगेंगे, अभी जनरल ही चल रहा है, आगे हमें एवरेज रेट भी देखनी है, इंस्टेंटेनियस रेट भी देखनी है, फिर उनकी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशंस, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स और स्टीशियोमेट्री भी देखनी है। तो एक बड़ा टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन, 2-3 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा, उसके बाद आगे मूव ऑन कर लेंगे। देखिए अगर हम देखेंगे यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, देखो एक चीज मैं भूल गया, अगर हमारे पास एक्वस फेज में रिएक्शन हो रही है, सोल्यूशन फेज में, तब हम लेंगे वहां पे जो कंसंट्रेशन होगी वो मोलैरिटी लेंगे ना। अगर गैसियस फेज में रिएक्शन हो रही है, मतलब जहां पे रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स गैसेस होंगे, तो वहां पे हम लेते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन। क्या किस में रिप्लेस करते हैं? फिर प्रेशर से, क्योंकि हमारे पास है ना ये PV इक्वल टू NRT, P इक्वल टू N/V RT। देखो P इक्वल टू N/V C। देखो किसी भी रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन, जो भी हम रिएक्शन यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट ही रखेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, तो P क्या है फिर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो अगर गैसियस फेज में रिएक्शन हो रही है, वहां पे हम कंसंट्रेशन की जगह क्या लिखेंगे? प्रेशर। तो अगर हमें अब और स्टैंडर्ड वे में रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर लो, क्या मैं ये बोल सकता हूं चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट। अगर गैसेस इन्वॉल्व होंगे उनकी हम कंसंट्रेशन नहीं लेते, उनका हम क्या लेते हैं? प्रेशर लेते हैं। या अगर रिएक्शन एक्वस फेज में हो रही है तब हम लेंगे उनकी कंसंट्रेशन, जो कि यहाँ पे मोलैरिटी लेंगे। तो हम बोलेंगे टेक्निकली रेट ऑफ रिएक्शन may also be defined as the change in concentration or pressure of
आइदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट। देखिए, रेट का मतलब है रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में प्रेशर भी चेंज होगा, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में भी प्रेशर चेंज होगा। यहाँ रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन चेंज होगी, यहाँ प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में भी कंसंट्रेशन चेंज ही होगी। तो चेंज इन कंसंट्रेशन या प्रेशर कब यूज करोगे? जब गैसेस इन्वॉल्व होंगे रिएक्शन में, डिवाइडेड बाय टाइम। चलो बताइए बेटा, यूनिट ऑफ ROR, रेट का यूनिट यहीं पे बताइए। रेट का यूनिट देखो, रेट का यूनिट है ऊपर क्या है, पहले एक्वस फेज में। एक्वस फेज में मतलब जहां पे सोल्यूशन फेज हो, गैसेस नहीं होंगे, वहां पे जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन हम लेते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी तो आप बताइए, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट आएगा, ROR का यूनिट क्या आएगा? ये है चेंज इन कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, मोलैरिटी। मोलैरिटी मोलैरिटी ये M डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखो यूनिट आएगा मोलैरिटी सेकंड इनवर्स। वो डिपेंड करता है रिएक्शन, ये टाइम मिनट में है या आवर में है। मोलैरिटी पर सेकंड, मोलैरिटी पर सेकंड इसका यूनिट होता है ROR का। अब मोलैरिटी का यूनिट आपको याद होगा, मोलैरिटी का यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। तो और एक यूनिट लिख सकते हैं ना इसका, तो इसका यूनिट, इसकी जगह क्या लिखेंगे? ये भी यूनिट सही है, या लिखेंगे मोल पर लीटर पर सेकंड, ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है। समझ आ रहा है मुदस्सिर? क्या है यूनिट? मोलैरिटी पर सेकंड बोल दो या मोल पर लीटर पर सेकंड बोल दो, ये भी सही है। चलो आप स्टेट्स ऑफ मैटर में आइए। स्टेट्स ऑफ मैटर में यूनिट कन्वर्जन सिखाया था आपको। क्या मैंने तब बोला था, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए बेस बनेगी यहां से, क्या मैंने बोला था? ये 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 लीटर किसके बराबर? 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर। क्योंकि आपको फिर न्यूमेरिकल्स में अगर यूनिट उसने एग्जामिनर ने चेंज किया है तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो 1 लीटर किसके बराबर? 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं? बताइए। मोल, इसकी जगह क्या लिखेंगे? पर डेसीमीटर क्यूब। ऐसे DM क्यूब पर, उसके बाद सेकंड इनवर्स, ये भी यूनिट होता है रेट ऑफ रिएक्शन का। मोल, DM इनवर्स क्यूब, सेकंड इनवर्स। चलिए, अब अगर गैसियस फेज रिएक्शन है, गैसियस फेज रिएक्शन मतलब जिसमें गैसेस इन्वॉल्व होंगे, वो रिएक्शन जिसमें क्या होंगे? गैसेस इन्वॉल्व होंगे। तो देखिए, गैसेस के केस में मैंने अभी समझाया था, वहां पे हम कंसंट्रेशन को रिप्लेस कर दिए किससे? प्रेशर से। तो हम बोलेंगे ना यहीं पे, ये देखो, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन प्रेशर, किसी भी रिएक्टेंट का या किसी भी प्रोडक्ट का विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वो भी क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। तो यूनिट क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग? ये यूनिट तब यूज करोगे जब गैसेस इन्वॉल्व होंगे। तो चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, प्रेशर को हम यूजुअली लेते हैं किसमें? ATM में। नीचे क्या आएगा? टाइम। तो यूनिट आएगा फाइनली ATM सेकंड इनवर्स, ATM सेकंड इनवर्स। यहां अदर स्केल्स भी हम प्रेशर के यूज कर सकते हैं, पास्कल पर सेकंड भी बोल सकते हैं, वो भी यूनिट है। बार पर सेकंड भी बोल सकते हैं, वो भी रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होगा। यहां तक क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो अगले क्लास में हम इसी रेट को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। वहां पे हम
इसको आगे लेंगे और इंस्टेंटेनियस रेट देखेंगे, एवरेज रेट देखेंगे और साथ में साइन कन्वेंशन भी देख लेंगे। चलो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।